हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चल रहे हैं जी आप लोगों के? आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। सो फाइनली योर सीए इंटर एग्जाम्स आर ओवर। अब नाउ दिस इज द बेस्ट टाइम टू गिव पेपर रिव्यू। मैं चाहता तो सर एग्जाम टाइम में भी रिव्यू ले सकता था, एग्जाम खत्म होते रिव्यू दे देता था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। उससे जनरली क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, टेंशन क्रिएट हो जाती है और अगला पेपर इफेक्ट होने लग जाता है। होता क्या है कि सर अगर मैं मान लो उसी दिन ही पेपर रिव्यू निकाल देता, बच्चा क्या करता सर, बहुत सारी चीजें कंपेयर करता कि ठीक है या नहीं है, मेरे पास डाउट के मैसेजेस आते, आंसर चेक कराने के लिए मैसेजेस आते। अननेसेसरी क्या होता है सर, उससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। कई घंटे तो सर बच्चा उसी चीज में खराब कर देता है, उसकी वजह से वो अगला लॉ का पेपर अपना खराब कर लेता। तो पेपर रिव्यू करने का बेस्ट टाइम रहता है सर, एक बार सारे एग्जाम्स ओवर हो जाए, ठीक, उसके बाद पेपर रिव्यू किया जाए। ठीक, तो इसलिए सर मैंने पेपर रिव्यू की वीडियो आपकी बोथ ग्रुप्स के एग्जाम खत्म होने के बाद ही निकाली है। अब मैं अकाउंटिंग का, एडवांस अकाउंटिंग का, ऑडिट का, तीनों का रिव्यू आपको दे दूंगा कि सर कैसे कैसा आया। और अब ये रिव्यू जो रहेगा वो फास्ट नहीं रहेगा, वो डिटेल में रहेगा। ठीक, सॉल्व यहां पर मैं नहीं करने वाला, लेकिन एक एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन में क्या नया पॉइंट था, क्या पॉइंट अच्छा था, कौन सा क्वेश्चन किस लेवल तक का था, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को एक एक करके समझाऊंगा। ठीक, अगर आप मुझसे जनरली इस पेपर के बारे में पूछो कि सर अकाउंटिंग का पेपर किस टाइप का था, तो मैं सर आप दो तीन चीजें बोलूंगा। पहली चीज तो ये कि सर पेपर इजी तो नहीं था, पेपर आसान तो नहीं था। पेपर को मैं ये नहीं कह सकता कि इट्स इजी, लेकिन मैं उसको टफ भी नहीं कहूंगा, इसको मैं एवरेज कैटेगरी में रख दूंगा कि पेपर एवरेज था। पेपर क्या था सर, एवरेज था। अच्छा, ये वीडियो जिन्होंने एग्जाम दिया उनके लिए तो रेलेवेंट है ही है, प्लस जो सर कमिंग एग्जाम्स देने वाले हैं, जो मे अटेम्प्ट देने वाले हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी वीडियो। आप लोग भी सर देख लेना वीडियो, आपको पता लग जाएगा पेपर किस टाइप के आते हैं, किस टाइप के आ रहे हैं, सारी बातें आपको भी कुछ पता लगेंगी यहाँ पर। तो पेपर का जो लेवल है उसको मैं एवरेज कहूंगा। इजी नहीं था, मुश्किल भी नहीं था, एवरेज था। हाँ, बट पेपर था सर लेंदी, पेपर था आपका लेंदी। जैसा कि सर हमेशा मैं बोलता हूं कि पेपर लेंदी होता ही होता है, खासकर कि जो प्रैक्टिकल पेपर होता है, अकाउंट्स हो गया, एडवांस अकाउंट हो गया, कॉस्ट हो गया, एफएम हो गया, ये पेपर आपके लेंदी होते ही होते हैं। आजकल तो थ्योरी पेपर भी लेंदी होते हैं, तो सीए एग्जाम से पेपर लेंदी होंगे ही होंगे। पेपर मुश्किल नहीं होते, पेपर मैनेजेबल होते हैं, लेकिन आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जरूर मांगेंगे वो पेपर्स। ठीक, तो यहां पर सर आपका जो पेपर था वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल था, वो पूरा का पूरा क्या था सर, कंसेप्चुअल था। इसलिए सर पेपर बच्चों को टफ लगा, क्योंकि सर बच्चा क्या करता है, कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान ना देकर क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देता है। बच्चा क्या करता है सर, वो देखता रहता है कि पिछले अटेम्प्ट में कैसे क्वेश्चंस आए, इंस्टीट्यूट की बुक में कैसे क्वेश्चंस आए, उसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वो करता चला जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट की डीप में नहीं जाता, कॉन्सेप्ट ध्यान से नहीं पढ़ता। इस वजह से पेपर उसको टफ लगता है। ये पेपर एक्चुअली में वैसा ही था। यहां पर अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, सारे पॉइंट्स, सारे प्रोविजंस, सारे कॉन्सेप्ट्स आपने ध्यान से पढ़े हैं, डिटेल में पढ़े हैं, प्लस आपने प्रैक्टिस करी है, तो ये पेपर आपके लिए बहुत इजी रहेगा, आप आराम से इसको मैनेज कर पाओगे। लेकिन अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कम थी, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो करी है लेकिन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कम थी, तो ये पेपर आपको टफ भी लग सकता है। ठीक, तो ध्यान रहे सर, आगे से आपको हमेशा हमेशा कॉन्सेप्ट्स के ऊपर पूरा पूरा ध्यान देना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स अगर पक्के हैं तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन पेपर आप मैनेज कर जाओगे। कमिंग अटेम्प्ट वाले बच्चे, मैं खास करके सर आपको वार्निंग दे देता हूं, प्लीज फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करना है आपको, एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट से ही पेपर बनेगा। कितने मर्जी क्वेश्चंस कर लो, कोई फायदा नहीं है अगर आपका कॉन्सेप्ट वीक है तो। समझ रहे हो? ठीक, तो पेपर आसान तभी होता है जब पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन एज इट इज कॉपी पेस्ट आते हैं तो बच्चों को एग्जाम आसान लगता है, स्टडी मैट के क्वेश्चन एज इट इज कॉपी पेस्ट आते हैं तो बच्चों को पेपर आसान लगता है। लेकिन यहां पर अकाउंट्स के पेपर में इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बाकी अगर मैं अदर सब्जेक्ट्स की बात करूं, पेपर आसान था, जैसे लॉ का पेपर काफी आसान था, क्योंकि वो डायरेक्ट पेपर पूछा गया, आईसीए के एग्जाम से केस स्टडीज पूछ ली गई, तो वो पेपर आसान था। लेकिन यहां पर थोड़ा सा ट्रिकी था, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ पॉइंट था जो घुमा दिया था, ट्विस्ट था, ट्रिकी था, तो पेपर एक अच्छे लेवल का पेपर बनाया गया था। ये पेपर सर मैं कहता हूं जैसे फाइनल में पेपर आते हैं ना, उस टाइप का पेपर मैं इसे कह सकता हूं कि सीए फाइनल के जो लेवल का पेपर था वो यहां पर इन्होंने डाला है। फाइनल में सारे पेपर आपके सर पूरे कॉन्सेप्चुअल होते हैं, हर एक पॉइंट में कुछ ना कुछ ट्विस्ट होता है। यहां पर इंटर में भी इन्होंने पहले पेपर में यही चीज करी, और अच्छी बात है सर इन्होंने अकाउंट्स में ये चीज कर दिया है, क्योंकि अकाउंट सबका फेवरेट एरिया होता है, तो बच्चा स्कोर कर जाएगा। अगर किसी और पेपर में करते तो मे भी सर बच्चों को काफी दिक्कत फेस करने को मिलती। ठीक, चलो आओ जी, तो एक बार देखते हैं पेपर किस टाइप का था, क्या लेवल था, और सारी चीजें एक एक क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। आओ जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से एएस से क्वेश्चन था।
20 नंबर का क्वेश्चन आपका एएस से था, 5 क्वेश्चन पूछे थे इन्होंने 4-4 नंबर के, यही ऐसा ही पूछता है वो, ठीक। इसमें जो पहला पार्ट था, पहले पार्ट में इन्होंने 2 क्वेश्चंस पूछे, A1 और 2। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका सर AS 11 से पूछा गया था। AS 11 द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेक्स रेट्स, इससे इन्होंने सर क्या करा, पहला क्वेश्चन डाला 5 नंबर का, तो आप कह सकते हो सर 2.5 नंबर का है या 3 और 2 नंबर का है, डिपेंड करता है सर इंस्टीट्यूट कैसे मार्क देता है। वो सारी चीजें सजेस्टेड आंसर जब आएंगे तब पता लगेगी। अच्छा, अभी मैं जो आपको आंसर बताऊंगा, मैं डिटेल सॉल्यूशन आपको नहीं इसलिए दे रहा क्योंकि सर डिटेल सॉल्यूशन वही मान्य रहेगा, वही वैलिड रहेगा जो सजेस्टेड आंसर में ICAI देगा, ठीक। मैं यहाँ पर सर मान लो मैं अपने हिसाब से क्वेश्चन करता हूँ, लेकिन जो सजेस्टेड में लिखा होगा उसी हिसाब से आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक। तो यहाँ पर मैं आपको मेनली ऑब्वियसली सर मैं कुछ अलग थोड़ी ना बोलूंगा, जो सजेस्टेड में आएगा वो सारी चीजें मैच करते हुई होंगी, लेकिन फिर भी डिटेल सॉल्यूशन के लिए जब सजेस्टेड आ जाएंगे तब आप डिस्कस कर लेना, तब आप अपना चेक कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर काफी हद तक चीजें पता लग जाएंगी, ठीक। तो यहां पर इन्होंने सर AS 11 से 2 क्वेश्चन पूछे, एक बार देखते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान थे, सिंपल क्वेश्चंस थे, लेकिन जो ट्विस्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, PP लिमिटेड एन इंडियन कंपनी एक्वायर्ड लॉन्ग टर्म फाइनेंस फ्रॉम WP लिमिटेड अ US कंपनी, ठीक है, एक लोन ले रखा है अमाउंटिंग टू 40,88,952। अच्छा, इन्होंने लोन की वैल्यू किस में दे दिया आपको सर, रुपीस में दे दी, 40,88,952 का लोन दे दिया। द ट्रांजेक्शन वॉज रिकॉर्डेड एट $1 इज इक्वल टू 72। अच्छा, इन्होंने ये बता दिया कि जिस दिन लोन लिया था उस दिन डॉलर का रेट कितना था, 72 रुपीज था। तो यहां से आप देख सकते हो कि कितने डॉलर्स का लोन लिया गया है। कैसे निकालोगे, 40,88,000 को 72 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 40,88,952 डिवाइडेड बाय 72। तो ये आप करोगे तो आपका आ जाएगा $56791। इतने डॉलर का आपने लोन लिया, इतने डॉलर का आपने क्या लिया, लोन लिया, ठीक है। टेकिंग एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग एट द रेट ऑफ ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन का मतलब स्पॉट रेट जिसे आप कहते हो, ये वो है। द एक्सचेंज रेट ऑन द बैलेंस शीट डेट 31 मार्च 21 इज 73.60। डॉलर का रेट क्या हुआ सर, 31 मार्च 21 को बैलेंस शीट डेट पे डॉलर का रेट बढ़ गया, ठीक। 72 पहले था और अब कितना हो गया, 73.60, यानी कि 1.60 से बढ़ गया। अब लोन की वैल्यू क्या होगी सर, लोन की वैल्यू आपकी 1.60 पर डॉलर से इंक्रीज हो जाएगी। पहले आपने लोन जो है वो 72 रुपीस पे रिकॉर्ड किया है, और अब आपको जब इसे रीस्टेट करना पड़ेगा तो कितने पे रीस्टेट करोगे, 73.60, यानी कि 1.60 से बढ़ जाएगी। तो इसको अगर आप 1.60 से मल्टीप्लाई कर दो, 56791 को 1.60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका लगभग 90,000, अब ये रुपीस में निकलेगा, 90,866 का आपका क्या हो रहा है सर, लॉस हो रहा है, एक्सचेंज लॉस हो रहा है। 90,866 का आपका क्या हो रहा है सर, एक्सचेंज लॉस हो रहा है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट पढ़ो। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस एंड आल्सो एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नीडेड इन द अबव 2 केसेस एज पर AS 11 ऑफ इन द बुक्स ऑफ PP लिमिटेड। वो कह रहा है एक्सचेंज डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना है और इसका ट्रीटमेंट बताना है। तो ये 90,000 का ट्रीटमेंट क्या रहेगा, इसके लिए सर 2 ट्रीटमेंट होते हैं आपके पास। आप पैरा 13 फॉलो कर सकते हो या पैरा 46A फॉलो कर सकते हो, ठीक। क्योंकि सर ये लॉन्ग टर्म, ये क्या है आपकी फॉरेन करेंसी, लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है 13 भी ले सकते हो, 46A भी ले सकते हो, ठीक। अगर आप 13 लोगे, आपको दोनों तरीके से बताना पड़ेगा कि अगर मैं 13 पैरा 13 को फॉलो करूंगा तो मैं इस एक्सचेंज लॉस को PL में ट्रांसफर करूंगा, और अगर 46A को अडॉप्ट किया जाएगा तो उसके हिसाब से हम इसे डेफर कर सकते हैं फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट, यानी कि फॉरेन करेंसी मिड डिफरेंस अकाउंट में भी आप ये डिफरेंस को डाल सकते हो, डेफर कर सकते हो, बेसिकली कहने का मतलब है डेफर कर सकते हो। तो आपको दोनों ही व्यू पॉइंट आपको बताने यहां पर पड़ेंगे, ठीक है जी। जिसने एक तरीका बताया होगा तो सर मे भी उसको पूरे नंबर ना मिले, जिसने दोनों बताए होंगे तो उसको पूरे नंबर मिलेंगे। मेरे को भी याद है, पेपर से एक दिन पहले बच्चे ने मेरे से पूछा था, तो मैंने उसको 5-7 मिनट फोन कॉल पे पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया था। अब पता नहीं उस बच्चे ने क्या किया होगा, देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला पार्ट सर नॉर्मल था, कॉन्सेप्चुअल था, ठीक। सेकंड, अच्छा इसमें मैं ये भी डिस्कस कर लेंगे सर आपको कौन कौन से क्वेश्चन मेरी बुक में मिल जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन आपको मेरी बुक में मिलेगा, दोनों ही पार्ट मेरी बुक में और आपको आराम से मिल जाएंगे, हमारे AS की बुक में मिल जाएंगे। देन ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ PP लिमिटेड इंक्लूड अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम प्रेक्षा लिमिटेड 20,150, 20,150 का क्या है, एक डेटर खड़ा हुआ है। Recorded at prevailing exchange rate on the date of sale, transaction recorded at $1.73.40, ठीक है। डॉलर का रेट क्या है, 73.40, तो इसको भी आप अगर आप क्या करोगे,
कन्वर्ट करते हो तो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ डॉलर्स कितने हो जाएंगे 73.4 स्पॉट रेट के $27,000, 27,250 के डेटर्स हैं। कितने के हैं, 27,250 के आपके डेटर्स हैं। बैलेंस शीट डेट पे एक्सचेंज रेट क्या हो गया सर, 73.60 हो गया। आपने रिकॉर्ड किया 73.40 पे, लेकिन जो डेटर है, डेटर्स बढ़ गए सर, डेटर की वैल्यू बढ़ रही है तो आपको फायदा होगा। कितने बढ़ गए सर, 0.20 पर डॉलर बढ़ गए। तो इसको अगर आप 0.20 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका फायदा निकल आएगा। कितना फायदा निकल आएगा, 5450 का आपका एक्सचेंज गेन निकल आएगा। क्या निकल आएगा, एक्सचेंज गेन। यहां पर ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये सर लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम नहीं है, ये लोन्स वगैरह नहीं है, ये डेटर्स हैं। डेटर्स शॉर्ट टर्म आइटम होते हैं, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको पैरा 13 ही लगाना पड़ेगा। तो ये एक्सचेंज गेन आपका कहां जाएगा, पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक, अच्छा एक इन्होंने मजे की पॉइंट क्या दिया, ये पॉइंट अच्छा है सर जो इन्होंने दिया यहां पर, एक्सचेंज रेट ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल का जो एक्सचेंज रेट है, मतलब साल के अगले दिन का जो एक्सचेंज रेट, 1 अप्रैल 2020 सॉरी, साल के बिगिनिंग का जो एक्सचेंज रेट है वो आपको कितना दे रखा है, 74 रुपीज का दे रखा है कि डॉलर 74 रुपीज का है। अब सर साल की बिगिनिंग का हमें कुछ करना है, साल के बिगिनिंग का आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपको ट्रांजैक्शन को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना पड़ता है, स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड करना पड़ता है, जो कि 72 और 73.40 है। तो 74 रुपीज जो साल के बिगिनिंग का ओपनिंग रेट जो दे रखा है, उसका कोई काम है, उसका कोई भी काम हमारा नहीं है। तो इसको आप बिल्कुल काटा लगाओगे, इसको आप क्या करोगे सब, बिल्कुल काटा लगाओगे कि ये आपके किसी भी काम की बात नहीं है, ये जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया था। तो इस टाइप के पॉइंट है ना इन्होंने क्वेश्चंस में डाले हैं। हर क्वेश्चन में आपको एक कुछ अलग सा पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से बच्चा पेपर में फंस सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आराम से काम हो जाएगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक, तो ये इसको मैं बहुत टफ नहीं बोलूंगा, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था। आगे देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर बी, ये आपका सर AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट से इन्होंने 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन का जो लेवल है, लेवल इजी था, लेकिन क्वेश्चन न्यू था, लेवल आसान था। क्वेश्चन का लेवल आसान था अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो। और क्वेश्चन का जो क्वेश्चन जो था, सवाल जो था वो नया था। ये ना तो आपको स्टडी मैट में मिलेगा, ना आपको मेरी बुक में मिलेगा, ये बिल्कुल नया क्वेश्चन इन्होंने पूछा। कुछ क्वेश्चन नए भी थे, लेकिन जितने भी नए क्वेश्चन है वो टफ नहीं थे, वो आसान थे सारे। ठीक, तो ये न्यू क्वेश्चन है, पढ़ो। क्वेश्चन आसान लगेगा आपको। फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड। ठीक है, 31 मार्च 20 और 21, लास्ट ईयर और करंट ईयर। शेयर कैपिटल दे रखी है 25 से 35.60 हो गई। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 7 लाख से 6 लाख होगी, कम हो रही है। सिक्योरिटी प्रीमियम 5 लाख से 50,000 हो गया। पीएनएल अकाउंट 20 लाख से 28 लाख हो गया। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल फॉर द ईयर 31 मार्च 21 इंक्लूड 60,000 इक्विटी शेयर इशूड टू ग्रे लिमिटेड एट पार फॉर सप्लाई ऑफ मशीनरी ऑफ ₹60,000। ठीक है, वो कह रहे हैं जो हमने शेयर इशू करे हैं, ये जो शेयर बढ़ रहे हैं, इसमें सर 60,000 के शेयर क्या है, कंसिडरेशन अदर देन कैश वाले, यानी कि नॉन कैश आइटम है। तो ये क्या होगी आपकी नॉन कैश आइटम, इसको आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं दिखाओगे, ये आपकी क्या है, नॉन कैश आइटम है। ठीक, पीएनएल अकाउंट ऑन 31 मार्च 21 इंक्लूड्स 50,000 डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इक्विटी शेयर इन्वेस्टेड इन एक्स लिमिटेड। वो कह रहे हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा, ये जो डिफरेंस आएगा पीएनएल अकाउंट में, इसमें 50,000 रुपए का हमें क्या मिला हुआ है, डिविडेंड मिला हुआ है। तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आप इसे कर लोगे। शो द आइटम्स हाउ इट विल अपीयर इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। तो आपको तीनों बतानी पड़ेगी, तीनों बतानी पड़ेगी। जैसे आप बताओगे CFOA कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसमें क्या आएगा सर, आपका प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। पीएनएल आएगा कितने का, 8 लाख का। इसमें से लेस करोगे आप डिविडेंड, डिविडेंड इनकम आप लेस करोगे, कितने की बोली थी इसने डिविडेंड इनकम, 50,000 की। तो 50,000 आप यहां से लेस करोगे। अच्छा, इसने पूरी कैश फ्लो बनाने के लिए नहीं पूछी है, उसने बोला कि कैश फ्लो में कैसे कैसे दिखाओगे। तो ये डिविडेंड आपने यहां लेस कर दिए। CFIA में आप क्या करोगे सर, डिविडेंड की इनकम को लेके जाओगे, कितने की, 50,000 रुपए की। ओके, तो ये वाला पार्ट मेरा हो गया। ठीक है, अब शेयर्स की अगर बात करी जाए, CFFA फाइनेंसिंग एक्टिविटी, शेयर आपके कितने आ रहे हैं सर, 35.6 माइनस 25, 10,60,000 की शेयर है, लेकिन इसमें से कह रहे हैं 60,000 के तो अदर देन कैश है। तो कैश वाले कितने हो गए आपके, 10 लाख। तो इश्यू ऑफ शेयर्स कितने के बताओगे सर, 10 लाख। प्रेफरेंस कैपिटल 7 लाख से 6 लाख हो गया, तो प्रेफरेंस कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपकी रिडीम हो रही है,
कितने की हो रही है रिडीम सर? 1 लाख की, तो 1 लाख आप माइनस करोगे। ओके, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 5 लाख से 50,000 हो रहा है, तो एसपीआर आपके पास आ रहा है, तो 50,000 आप ये दिखाओगे, बस हो गया क्वेश्चन। इस तरीके से आप इसे प्रेजेंट करके दिखा दोगे, ठीक है, हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था सर आपका क्वेश्चन नंबर सी पार्ट, ये आपका AS13। मैंने बच्चों को, अगर आपको लास्ट मोमेंट टिप्स वाली वीडियो याद हो, तो वहां पर मैंने स्पेशली बोला था कि इस बार AS13 का 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा क्लासिफिकेशन के ऊपर। इस बार AS13 का 5 नंबर का क्वेश्चन क्लासिफिकेशन के ऊपर आएगा। नहीं याद हो सर, वीडियो चेक करके आप देख सकते हो, तो वही आ गया सर, क्लासिफिकेशन के ऊपर। क्वेश्चन नया है, क्वेश्चन न्यू है, आईसीआई की बुक में नहीं मिलेगा आपको ये क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन आसान है, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है, आसान है। क्या कहता है, पढ़ लेते हैं एक बार। मिस्टर मोहन हैज इन्वेस्टेड सम मनी इन वेरियस म्यूचुअल फंड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये डिटेल्स आपको दे रखी है, 4 म्यूचुअल फंड है आपके पास ABCD। ये इनकी डेट ऑफ परचेज है, ठीक है, ये इनकी परचेज कॉस्ट है, ये इनकी ब्रोकरेज कॉस्ट है, ये इनकी स्टैम्प ड्यूटी है। अगर मैं आपसे टोटल कॉस्ट पूछूं तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी? परचेज कॉस्ट प्लस ब्रोकरेज प्लस स्टैम्प ड्यूटी, इन तीनों को ऐड करके आपकी टोटल कॉस्ट निकल जाएगी, ठीक। और ये आपकी मार्केट वैल्यू दे रखी है, कंपैरिजन करना होता है। आगे देखते हैं, वो कहता है क्लासिफाई हिज इन्वेस्टमेंट इन अकॉर्डेंस विद AS13। पहले तो आपको क्लासिफाई करनी पड़ेगी, तो यहां पर अगर आप क्लासिफिकेशन करने बैठोगे, क्लासिफिकेशन आपने यहां पर कर ली, ठीक। यहां पर मैं कॉस्ट निकाल देता हूं, टोटल कॉस्ट, और यहां पर मैं वैल्यूएशन कर देता हूं, ठीक। अब देखो क्लासिफिकेशन में अगर आपको याद हो तो AS13 कहता है कि इन्वेस्टमेंट को हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। एक होती है परमानेंट इन्वेस्टमेंट या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और एक होती है करंट इन्वेस्टमेंट। परमानेंट या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? वो इन्वेस्टमेंट जहां पर सर होल्डर की इंटेंशन होती है कि वो उसे 1 साल से ज्यादा रखेगा, तो वो उसके लिए क्या रहेंगी? परमानेंट इन्वेस्टमेंट। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या करंट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जहां पर होल्डर की इंटेंशन होती है कि वो उसे विद इन अ ईयर बेच देगा। तो यहां पर इंटेंशन तो नहीं दे रखी है, आपको डेट कंपेयर कर लेना, आपको पता लग जाएगा कि सर 31 मार्च 21 को पूछा है, कब आपने परचेज करी है, तो वहां से आप इंटेंशन देख सकते हो। जैसे 1 मई 17 को खरीदा था, तो 1 साल से ऊपर हो गया, तो ये आपके लिए क्या बन गई सर? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ये 5 अगस्त 20 को खरीदी है, 31 मार्च 21 को इसे करंट इन्वेस्टमेंट बोलूंगा। ये 1/1/21 को है, ये भी करंट इन्वेस्टमेंट होगी। और ये 7 मई 20 को है, ये भी आपकी करंट इन्वेस्टमेंट होगी। अब रूल क्या होता है कि सर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को आप कॉस्ट पे वैल्यू करते हो, और करंट इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर पे वैल्यू करते हो। तो पहले यहां पर कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट अगर मैं ए की बात करूंगा तो ये निकलेगी 50,220। बी की बात करी जाए तो निकलेगी 25,25175। सी की बात करी जाए तो ये निकलेगी 75375। देखो थोड़ा प्रेजेंटेशन जरूर मैटर करेगी कि आपने आंसर को कैसे प्रेजेंट किया है, इस वजह से थोड़ा पेपर लेंदी हो जाता है। उसके बाद यहां पर डी क्या कैसे वैल्यू करोगे? 70, इसको कर लो 70,000 प्लस 275 प्लस 50, 7325, 70325, ठीक है जी। अब वैल्यूएशन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यहां तो आपको मार्केट वैल्यू लेनी ही नहीं है, तो कॉस्ट पे वैल्यू करोगे, तो यही इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक। बी में क्या करोगे? करंट है, बी सी और डी तीनों करंट है, तो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोएस्ट। सर कॉस्ट है हमारे पास कितनी? कॉस्ट है 25,175 और मार्केट वैल्यू है 24,220, तो वैल्यूएशन किस पे होगी? 24,220 पे, ठीक। सी में देखोगे कॉस्ट है 75 और मार्केट वैल्यू 78, तो वैल्यूएशन किस पे होगी? कॉस्ट पे, ठीक। डी में देखोगे कॉस्ट है 70, मार्केट वैल्यू है 65, तो वैल्यूएशन किस पे होगी? मार्केट वैल्यू पे होगी। बस इस तरीके से आपको काम करना था। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये नया क्वेश्चन था लेकिन आसान था, बहुत आसान था, बहुत ज्यादा आसान था, ठीक है जी। ओके, क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी इन्होंने सर कहां से पूछा? इन्होंने सर क्वेश्चन नंबर डी पूछा AS1 से, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। इसमें सर एक लास्ट टॉपिक होता है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, उसके ऊपर इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। दोनों ही क्वेश्चन डी के 1 और 2 क्वेश्चन दोनों आपके स्टडी मैट में भी मिल जाएंगे, आपको मेरी बुक में ही मिल जाएंगे, ठीक। तो ये सिंपल से क्वेश्चंस थे, देख लेते एक बार क्या है। ABC Limited was previously making provision for non-moving stock based on not issued for last 12 months up to 31 मार्च 2020, ठीक है, कुछ प्रोविजन वगैरह वो बना रहा था। Now the company wants to make provision based on technical valuation during the year 31 मार्च 21, ठीक है। वो कह रहा है
पहले कंपनी ने जो प्रोविजन बनाया था वो बनाया था कि भाई हमारा कौन सा स्टॉक नहीं बिकता है, उस हिसाब से हम उस स्टॉक को हम प्रोविजन बना लेते हैं, नॉन मूविंग स्टॉक का। लेकिन अब जो कंपनी प्रोविजन बना रही है वो किसी टेक्निकल वैल्यूअर से वैल्यू करके बनवा रही है। ठीक, टोटल स्टॉक है 133.75 लाख का। टोटल स्टॉक कितना है आपका? 133.75 lakhs का। ओके, प्रोविजन रिक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल वैल्यूएशन इज 4 लाख एंड प्रोविजन रिक्वायर्ड ऑन द बेस ऑफ 12 मंथ नॉट इशूड इज 5 लाख। भाई पुराने हिसाब से काम करेंगे तो 5 लाख का प्रोविजन, नए चेंज के हिसाब से काम करेंगे तो 4 लाख का प्रोविजन। अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है डिस्कस द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इन द अबव केसेस एज पर AS1। पहले तो आपको ये चेक करना है कि क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, और अगर है तो इसे कैसे डिस्क्लोज करोगे। पहला अगर आप पार्ट मुझसे पूछते हो तो सर पहला पार्ट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी ही नहीं है। पहला पार्ट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सर यहां पर तो एस्टिमेट चेंज हो रहा है। प्रोविजन जो होता है, प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजन एक एस्टिमेट होता है। तो प्रोविजन बनाने का तरीका अगर कोई चेंज हो गया तो वो अकाउंटिंग एस्टिमेट का चेंज है, ना कि अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है। और क्योंकि ये अकाउंटिंग एस्टिमेट का चेंज है तो इसका डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। इसके डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है, सिर्फ अकाउंटिंग पॉलिसी के चेंज के डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहां पर क्योंकि ये अकाउंटिंग एस्टिमेट का चेंज है तो इसके डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। अब देखेंगे सर आपने आंसर कैसा लिखा है। लिखा होगा सही तो आपको नंबर ठीक ठाक मिल जाएंगे। बी वाला पार्ट ये पूरा अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है। इन द बुक्स ऑफ मेसर्स के क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 21 अमाउंटिंग टू 1,25,000 ऑन द बेसिस ऑफ फीफो मेथड। कंपनी फीफो मेथड फॉलो करती है। फीफो मेथड के हिसाब से जो इनका क्लोजिंग स्टॉक निकल रहा है वो निकल रहा है 1,24,000 रुपए का। द कंपनी डिसाइड टू चेंज फ्रॉम फीफो मेथड टू वेटेड एवरेज मेथड फॉर एसरटेनिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम द ईयर 2021। ठीक है, अब कंपनी क्या कहती है कि भाई हम एक काम करते हैं, अपना मेथड ऑफ वैल्यूएशन चेंज करते हैं, फीफो से वेटेड एवरेज पे आ जाते हैं। ठीक है, और वेटेड एवरेज के हिसाब से 31 मार्च 21 पे जो उनका स्टॉक निकल रहा है वो कितना निकल रहा है सर? 1,15,000 रुपए, और रियलाइजेबल वैल्यू है 1,54,000 रुपीज। ठीक, पहली बात तो आपको क्या करना पड़ता है सर? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। ठीक, तो आपको यही वैल्यू लेकर चलनी पड़ेगी। ठीक, तो स्टॉक अगर आप फीफो मेथड फॉलो करो तो 1,24 है। ठीक, लेकिन आपने मेथड चेंज कर दिया, वेटेड एवरेज पर चले गए तो वेटेड एवरेज की वजह से जो स्टॉक है वो कितना हो गया सर? 1,15,000 रुपए हो गया। ओके, अब क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है? यस, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। यहां पर मेथड चेंज कर दिया आपने। किस चीज का मेथड चेंज कर दिया? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का मेथड चेंज कर दिया। तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इज एन अकाउंटिंग पॉलिसी, और इसका अगर आप मेथड चेंज कर रहे हो तो उसे आप चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बोलोगे। क्योंकि ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है तो इसका डिस्क्लोजर भी जाएगा। क्या बताना पड़ेगा कि सर कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करी है, उसने मेथड ऑफ वैल्यूइंग द क्लोजिंग स्टॉक चेंज किया। पहले वो फीफो फॉलो कर रहे थे, अब वो वेटेड एवरेज पे चले गए। फीफो के हिसाब से जो स्टॉक होता वो 1,24 होता, क्योंकि वेटेड एवरेज फॉलो किया है तो स्टॉक हो गया 1,15,000 रुपए, जिसकी वजह से हमारे स्टॉक में क्या हो रहा है सर? गिरावट आ रही है। कितने रुपए की गिरावट आ रही है आपकी? 9,000 रुपए की गिरावट आ रही है। 9 ही आ रही है ना? हाँ जी, 9,000 रुपीज का क्या आ रहा है? डाउनफॉल आ रहा है। 9,000 रुपीज का डाउनफॉल होने की वजह से क्या होगा? हमारा प्रॉफिट भी 9,000 रुपीज से कम होगा। अकॉर्डिंगली हमें क्या करना पड़ेगा? अपने नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो वो आपको स्टेटमेंट पूरी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर मैं मानता हूं सर ये 5 नंबर का क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन सिंपल था। अगर आपने AS1 अच्छे से पढ़ा है, जो बच्चा सर इग्नोर कर जाता है, और कई बार मैं बोलता हूं कि इसे इग्नोर मत करो, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, बाकी देखते हैं सर क्या होगा। तो मैं AS के जो क्वेश्चंस हैं, एएस के जो क्वेश्चंस है वो ठीक ठाक थे। अगर आपकी एएस की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे से क्लियर है, तो एएस के क्वेश्चन आपके लिए मैनेजेबल थे। ठीक, बाकी अगर एएस नहीं पढ़ के जाते हो या एएस के सिर्फ क्वेश्चंस करके जाते हो, उनके लिए सर ये एएस के क्वेश्चन धुआंधार होंगे फिर। ठीक है जी, तो इसलिए सर आगे आने वाले टाइम में ध्यान रहे, प्लीज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी जरूरी है। अब आप इंटर के बच्चे फाइनल में जाओगे तो प्लीज फाइनल में एक भी चीज आप रट नहीं सकते, ये ध्यान रखना। आपको फाइनल में एक भी चीज रट नहीं सकते आप, हर चीज की आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, नहीं तो फाइनल पास नहीं होगा फिर। ठीक है जी, चलो ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल था, सही था क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन पूछे इन्होंने, इंश्योरेंस क्लेम का 10 नंबर का क्वेश्चन और एक इन्होंने इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन पूछा। दोनों क्वेश्चन ठीक थे। इंश्योरेंस का इन्वेस्टमेंट तो बहुत ही सिंपल था, और इंश्योरेंस का 1-2 पॉइंट थे समझने वाले, बाकी वो भी ठीक था। आओ, तो ये क्वेश्चन नंबर 2A इन्होंने पूछा सर इंश्योरेंस क्लेम, 10 नंबर का क्वेश्चन, इंश्योरेंस क्लेम, जहां पर इन्होंने लॉस ऑफ स्टॉक पूछ लिया।
लास्ट मोमेंट टिप्स पे मैंने पहले ही बोल दिया था लास्ट मोमेंट टिप्स वाली वीडियो में कि लॉस ऑफ स्टॉक ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार, तो लॉस ऑफ स्टॉक से क्वेश्चन आया है इस बार। चलो अब क्या कहता है वो, द गोडाउन ऑफ एक्स लिमिटेड कॉट फायर ऑन 1 जून 2021, रिकॉर्ड सेव्ड फ्रॉम द फायर शोज द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, स्टॉक एट कॉस्ट ऑन 1/1/2020 50,000, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 80,000 रुपए का, ड्यूरिंग द ईयर की परचेज दे रखी है 475, परचेज रिटर्न जो माइनस हो जाएगी 5,000 रुपए, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड क्या होता है सर, डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको भी लोगे 20,000 रुपए, सेल दे रखी है 560 की, सेल रिटर्न दे रखी है 10,000 की। तो ये तो सर लास्ट ईयर का डेटा दे रखा है, इस लास्ट ईयर के डेटा को यूज करके आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे और ट्रेडिंग अकाउंट से आप क्या निकाल लोगे सर, जीपी रेशो निकाल लोगे, जीपी रेशो आप लोग निकाल लोगे, निकाल लेना, मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा यहाँ पर, ठीक। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन फॉर द पीरियड 1 जनवरी 21 टू 1 जून 2021, ठीक है, ये आपके पास इंफॉर्मेशन है कब से नया का साल शुरू हुआ और टिल द डेट ऑफ फायर। चलो मैं जीपी रेशो में निकाल के दे दूंगा अभी आपको। वो कहता है क्रेडिट सेल है 250 की, विच कॉन्स्टिट्यूटेड 25% ऑफ द टोटल सेल। अच्छा, वो कह रहा है 1 जनवरी 21 से लेकर 1 जून 2021 तक जो कंपनी की सेल्स हुई है वो सेल्स कितनी हुई है, एंटिटी की जो सेल्स हुई है वो कितनी हुई है, 2,50,000 की क्रेडिट, जो कि 25% है टोटल सेल का। तो मैं 250 डिवाइडेड बाय 25% अगर कर दूं तो मेरे पास टोटल सेल आ जाएंगी, कितनी आ जाएगी, 10 लाख की टोटल सेल्स आ गई, ठीक। तो हमें तो ये 10 लाख की फिगर पकड़ के चलनी है, तो हमारे लिए 10 लाख की सेल्स होगी। सेल रिटर्न है 9500, 10 लाख में से 9500 में माइनस कर दूंगा, ठीक है। गुड्स यूज फॉर पर्सनल पर्पस कॉस्टिंग 5,000 रुपए, इसको मैं परचेज में से लेस कर दूंगा। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल कॉस्टिंग 2700, इसे भी मैं परचेज में से लेस कर दूंगा। वेजेस दे रखिए 25,000, इसे मैं ट्रेडिंग में मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में ले जाऊंगा। सेल इंक्लूड गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस अमाउंटिंग टू 81,000, नो कंफर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ 50% ऑफ सच गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, ठीक है। वो कह रहा है 81,000 के गुड्स हमने क्या करे थे, बेच दिए थे अपने कस्टमर को, और जिसके ऊपर हमारे पास कोई भी क्या नहीं आया, अप्रूवल नहीं आया, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा सर, सेल में से लेस करना पड़ेगा, सेल में से मुझे यहां पर लेस करना पड़ेगा। स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2020 was calculated at 20% less than cost. Stock on 31 दिसंबर 2020 was calculated at 20% less than cost, ठीक है। वो कह रहा है ये जो स्टॉक दे रखा है, ये जो स्टॉक दे रखा है, ये क्या दे रखा है, 20% लेस देन कॉस्ट, तो ये 80% दे रखा है, तो मैं क्या कर दूंगा सर, इसको ठीक करूंगा, डिवाइडेड बाय 80% करूंगा, तो ये मेरा स्टॉक ठीक हो जाएगा, 1 लाख की वैल्यू आ जाएगी। परचेज दे रखी है 1 जनवरी 21 से लेकर 1 जून तक 675 की, परचेज रिटर्न है 10,000 रुपए की, ओके। ये पॉइंट एक नया डाला इन्होंने। सेलिंग प्राइस वाज इंक्रीज्ड बाय 20% विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021, वगैरह सेलिंग प्राइस बढ़ गया, ये एक नया पॉइंट था, ये आपने शायद नहीं देखा होगा कहीं पर, ना स्टडी मैट में है ना मेरी बुक में मिलेगा आपको ये पॉइंट, तो ये न्यू पॉइंट है कि सर सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो गया। सेलिंग प्राइस इंक्रीज होने का मतलब क्या है, सोचो सर, सेलिंग प्राइस इंक्रीज होने का मतलब है कि मेरा प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ गया होगा, प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ गया होगा, तो क्या मैं इसको ये नहीं कह सकता एक तरीके से ट्रेंड है, एक तरीके से जीपी के अंदर क्या है, ट्रेंड है। तो मेरी जो जीपी रेशो निकल के आ रही होगी उसमें मैं अगर 20% ऐड कर देता हूं तो क्या निकल जाएगा, ट्रेंड निकल जाएगा, नई जीपी रेशो निकल जाएगी जो मुझे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में यूज करनी है। तरीका एक तो ये है, ध्यान से सुनना, पहला तरीका तो क्या है कि जो आप जीपी रेशो निकालोगे, जो यहां पर आप जीपी रेशो निकालोगे उसमें आप 20% क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। एक बार मैं वर्कआउट कर ही लेता हूं यहां पर जीपी रेशो क्या आती है। 80,000 डिवाइडेड बाय 80%, 1 लाख प्लस 550 माइनस 50 माइनस 470 माइनस 20,000, 1,10,000 का मेरा आ रहा है जीपी, और सेल कितनी है 550, ट्वेंटी परसेंट की जीपी रेशो आ रही है, 20% आ रही है जीपी रेशो। तो पहला तरीका तो यह है कि सर आप जीपी को जीपी रेशो में 20% प्लस 20% अगर कर दोगे तो नई जीपी रेशो को आप 24% लेके काम कर सकते हो, क्योंकि सर सेलिंग प्राइस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जीपी मार्जिन भी तो बढ़ेगा ना, ठीक। तो जीपी रेशो के भी आप 20% इंक्रीज कर सकते हो, ट्रेंड बोल सकते हो आप इसे, ठीक। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि जो आपकी सेल्स आएंगी, जो आपकी सेल्स आ रही होंगी,
मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में जो आपकी सेल की फिगर आ रही होगी उसको क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 120% कर सकते हो, तो आपकी करेक्ट सेल्स निकल आएंगी और उसके ऊपर आप पुराना जीपी फिर लगा सकते हो। भाई ऑब्वियसली बात है ना कि जो आपकी यहां पर मेमोरेंडम ट्रेडिंग में सेल आ रही है वो तो बढ़ी हुई आ रही है क्योंकि सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो चुका है, उसके ऊपर आप पुराना जीपी थोड़ी ना लगाओगे। अगर आपको पुराना ही जीपी लगाना है तो आपको ये जो सेल की वैल्यू आ रही है इसे भी तो पुरानी वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये 120% बढ़ी हुई है तो इसको भी तो आप ठीक करके पुराना जीपी लगाओगे, या फिर जीपी को ही चेंज कर दो, या फिर जीपी को ही क्या करो, ट्रेंड इंक्रीज कर दो 20% का 24% पे ले आओ। दोनों तरीके से आप कुछ भी कर सकते हो। बोलो भाई इतनी बात समझ में आती है, आगे पढ़ लेते हैं क्या कहता है। कंपनी ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है 70,000 रुपए की, विच वॉज सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज है। साल्वेज गुड्स की वैल्यू है 21,000 रुपए, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लेम। तो क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत नहीं है, थोड़े थोड़े छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आप ध्यान से कर चलोगे। बाकी देखो ये सारी एडजस्टमेंट अच्छे से करी हुई है, ये सारी अप्रूवल वाली एडजस्टमेंट होगी और पर्सनल यूज ड्राइंग्स वाली होगी, फ्री सैंपल वाली होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बस एक ये पॉइंट है, इसको आप किस तरीके से इंटरप्रेट करते हो वो बात, ठीक है जी। बाकी घबराने की जरूरत नहीं है, स्टेप मार्किंग मिलती है, आपने जितना स्टेप किया होगा उतने आपको मार्क्स डेफिनेटली मिल जाएंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से शायद कोई बच्चा होगा जो ये क्वेश्चन छोड़ के आता है, इंश्योरेंस क्लेम इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, ये बच्चा चॉइस में छोड़ता नहीं है, तो ये सबने करा ही होगा क्वेश्चन। बाकी देखते हैं, ठीक है जी। ओके, नाउ कम टू इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें नॉर्मल सा 10 नंबर का क्वेश्चन था, 15 नंबर का इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग पूछा इन्होंने। ओके, क्या कहता है इसमें, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 21 पर्पल लिमिटेड एंटर्ड इनटू द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। 1 अप्रैल 20 को वो कहता है कि परचेज ₹4 लाख 10% गवर्नमेंट लोन, इंटरेस्ट की डेट्स है 30 अप्रैल एंड 31 अक्टूबर। ठीक है, 30 अप्रैल एंड 31 अक्टूबर। डायग्राम जरूर बनाया होगा आपने, मैं मानता हूं सर डायग्राम बना के ही काम किया होगा आपने, ठीक। और आपने कैसे खरीदी है इन्वेस्टमेंट को, 70 रुपीज कम इंटरेस्ट, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है 1 अप्रैल 20 को। तो क्या होगा सर ये जो 70 रुपीज का प्राइस है, 4 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 70 रुपीज के हिसाब से कम इंटरेस्ट पे खरीदी है, तो इसमें कुछ इंटरेस्ट का कंपोनेंट होगा। कितने रुपए का इंटरेस्ट का कंपोनेंट होगा, हाँ जी, कितने रुपए का इंटरेस्ट का कंपोनेंट होगा, इसको आप निकाल लोगे ना कि सर 4 लाख का 10% लास्ट इंटरेस्ट मिला होगा 31 अक्टूबर को, तो 5 महीने का इंटरेस्ट हो गया। तो 5 महीने का इंटरेस्ट आप लेस करोगे तो वो इंटरेस्ट का कंपोनेंट इंटरेस्ट वाले कॉलम में अलग चला जाएगा, कॉस्ट आपकी अलग हो जाएगी। नॉर्मल चीज है वाली, क्योंकि कम इंटरेस्ट प्राइस है। एक अच्छा, आपने शेयर्स भी खरीदे हैं तो आपके 2 अकाउंट बनेंगे, इन्वेस्टमेंट इन 10% गवर्नमेंट लोन और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, 2 अलग अलग चीज बनेंगी आपकी। ठीक, ओके। उसके बाद परचेज 6,000 इक्विटी शेयर ऑफ 5 ईच, 30,000 रुपए के शेयर्स जो थे फेस वैल्यू के, वो आपने 1,26,000 रुपए में खरीदे हैं। ओके, ठीक है। 5 रुपए का शेयर है, 5 रुपए का शेयर आपने कितने में खरीदा है, 1,26,000 रुपए में खरीदा है, ठीक है। तो ये आपकी शेयर्स की होगी बात। फिर आपने 80,000 रुपए के गवर्नमेंट लोन जो थे वो बेच दिए 75x इंटरेस्ट, तो यहां पर इंटरेस्ट आपका अलग आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर 15 जनवरी को कंपनी ने क्या कहा, बोनस निकाला, 4 शेयर्स फॉर एवरी 3 शेयर्स हेल्ड, 4 शेयर्स फॉर एवरी 3 शेयर हेल्ड। तो कितना बोनस हो जाएगा, 6,000 इंटू 4/3, तो ये 8,000 शेयर आपको बोनस मिलेंगे। ठीक, तो आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट करोगे 8,000 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स में ऐड होंगे लेकिन कॉस्ट उनकी 0 रहेगी। और ये सारे शेयर आपने 10 रुपए के हिसाब से बेच दिए, यानी कि 80,000 में आपने सेल कर दिए, कर लोगे आप, क्रेडिट कर देना उधर। फिर आपको क्या हुआ है सर, 1 मार्च को डिविडेंड भी मिला है, 22% का डिविडेंड मिला है ऑन शेयर्स इन XY 31 दिसंबर 2020 का, तो सिर्फ इन 6,000 शेयर्स पे। तो कैसे निकलेगा, 6,000 इंटू 5 का 22%, 6600 का आपको क्या मिला है सर, डिविडेंड मिला है। तो डिविडेंड की आप अकाउंटिंग कर लोगे, इनकम वाले कॉलम में डिविडेंड आ जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, तो इस पे मैं बहुत ज्यादा टाइम ना लगा के, ये क्वेश्चन आपके लिए नॉर्मल है। ठीक, तो मैं मानता हूं सर 20 नंबर का जो है आपका इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट पूछा है, इसमें इंश्योरेंस थोड़ा सा पॉइंट था घुमाने वाला, इंश्योरेंस क्लेम, लेकिन इन्वेस्टमेंट अकाउंट उतना ही आसान था, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का उतना ही क्वेश्चन आसान था, तो नॉर्मल है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। इसमें इन्होंने सर 10 नंबर का डिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन पूछा। डिपेंडेंट ब्रांच,
स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। डिपेंडेंट ब्रांच स्टॉक एंड डेटर्स मेथड से क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन बहुत आसान है, स्टडी मैट में मिलेगा आपको क्वेश्चन, ठीक, मेरी बुक में भी मिल जाएगा आपको आराम से ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आसान है, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में। पढ़े। डेल्टा लिमिटेड हैज अ ब्रांच एट कानपुर, गुड्स आर इनवॉइस्ड फ्रॉम हेड ऑफिस टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 50%। तो कॉस्ट के ऊपर 1/2 है, तो आईपी के ऊपर प्रॉफिट कितना होगा, आईपी के ऊपर लोड कितना होगा, 1/3 होगा, 1/3 ऑन आईपी। ब्रांच रेमिट ऑल द कैश रिसीव टू हेड ऑफिस एंड ऑल द एक्सपेंस आर मेट बाय हेड ऑफिस, ठीक है। प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ डेल्टा लिमिटेड अंडर स्टॉक एंड डेटर सिस्टम टू शो द प्रॉफिट अर्न बाय द ब्रांच फॉर द ईयर 31 मार्च 2021। स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में आपको बनाने हैं। कौन कौन से अकाउंट बनते हैं सर, एक बनता है ब्रांच स्टॉक अकाउंट, एक बनता है आपका ब्रांच डेटर्स अकाउंट, एक बनता है आपका ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, और एक बनेगा आपका ब्रांच पीएनएल अकाउंट, ठीक। आप चाहो तो ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट भी बना सकते हो, लेकिन जरूरत इसकी नहीं होती है, ठीक। जब एक्सपेंसेस कहीं सारे होते हैं तो ये बन जाता है अकाउंट, अदरवाइज इसकी रिक्वायरमेंट इतनी नहीं होती है, ठीक। तो मेनली ये आपके 4 अकाउंट बनेंगे। बाकी इंफॉर्मेशन में क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। स्टॉक दे रखा है आईपी पे 31,200 रुपए का, तो क्या कहां का दिखाते हो सर, सर ब्रांच स्टॉक अकाउंट में आएगा ओपनिंग स्टॉक, और इसका जो लोड है वो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। लोड कितना होगा इसके ऊपर, 1/3 लोड होगा, दैट इज 31,200 डिवाइडेड बाय 3, 10,400 का लोड निकाल लेना, ठीक। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस हो गया 17,400, ब्रांच डेटर्स अकाउंट में आएगा। गुड्स इनवॉइस्ड एट कॉस्ट, गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रांच स्टॉक अकाउंट में डेबिट होगा, लेकिन ये कॉस्ट पे दे रखा है तो इसको आप आईपी पे कन्वर्ट कर लेना। तो कॉस्ट प्लस 50% है, तो 72 प्लस 50% दैट इज 1,08,000 हो जाएगा आपका इसका आईपी, ठीक। तो आईपी पे आप लेके जाओगे। सेल दे रखी है आपको कैश सेल्स और क्रेडिट सेल। पहले तो टोटल सेल आप ब्रांच स्टॉक में दिखाओगे, टोटल सेल आप किस में दिखाओगे, ब्रांच स्टॉक में दिखाओगे, और फिर क्रेडिट सेल को सॉरी क्रेडिट सेल को कहां दिखाओगे सर, डेटर्स अकाउंट में भी आप दिखाओगे। ये क्रेडिट सेल को आप डेटर्स अकाउंट में भी दिखाओगे। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, सॉरी गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स है ये, ठीक। तो ब्रांच स्टॉक में जो सेल्स दिखाओगे उसमें से सेल रिटर्न माइनस होगी, और डेटर में भी एडजस्ट हो गए, डेटर्स अकाउंट में भी एडजस्ट होगा, क्योंकि नॉर्मल डेटर से सेल रिटर्न आई है। एक होता है ब्रांच ने रिटर्न करे हैं गुड्स, वो अलग होता है, ये क्या है सर, डेटर ने रिटर्न करे हैं, ठीक। सरप्लस इन स्टॉक 600 रुपए, ये क्या होगा सर, ये आपका ब्रांच स्टॉक अकाउंट में डेबिट हो जाएगा सरप्लस, ठीक। लेकिन ध्यान रहिए आईपी के ऊपर है, ठीक। तो आप इसका क्या करोगे, लोड भी हटा सकते हो, या आप इसको पूरा का पूरा क्या करोगे, ब्रांच पीएनएल अकाउंट में भी क्रेडिट कर सकते हो, या एडजस्टमेंट अकाउंट में भी आप क्रेडिट कर सकते हो। एक्सपेंस एट ब्रांच, ये आपका ब्रांच पीएनएल अकाउंट में डेबिट होगा। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, ये आपका डेटर्स अकाउंट में भी जाएगा और ब्रांच पीएनएल अकाउंट में भी जाएगा। और ये आपके सर क्या हो गए, क्लोजिंग डेटर्स हो गए। इसमें बैड डेट्स नहीं है, नहीं सर इसमें बैड डेट्स नहीं है। तो क्वेश्चन तो आसान है सर, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, करना बनता है ये, हाँ जी करना बनता है, तो करा ही होगा बच्चों ने क्वेश्चन, ठीक। इसके साथ इन्होंने क्या करा सर, 10 नंबर का डिपार्टमेंटल से क्वेश्चन पूछा, आसान क्वेश्चन पूछा है। डिपार्टमेंटल नॉर्मल ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट पूछा है, और एक कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट पूछा है जिसमें आपको स्टॉक रिजर्व की एलिमिनेशन करनी है, लेकिन वो भी आसान है। क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व निकालना है, लेकिन वो भी आसान है। स्टडी मैट और मेरी बुक में क्वेश्चन मिलेगा, बड़ी आराम से आपको मिल जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो मैं मान के चलता हूं सर क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये बहुत स्कोरिंग था, इसमें ब्रांच और डिपार्टमेंटल दोनों आसान थे। क्वेश्चन नंबर 2 ठीक था, एवरेज था, इसमें इन्वेस्टमेंट तो इजी था, लेकिन इंश्योरेंस क्लेम में थोड़ा बहुत बच्चा फंस गया होगा, ठीक। 1 एवरेज लेवल का था, एएस कॉन्सेप्ट से पढ़े हैं तो आसान था, कॉन्सेप्ट से एएस नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा मुश्किल लग सकता है, ठीक। बाकी 3 डिपार्टमेंटल और ब्रांच ये बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। हाँ क्वेश्चन देख के लग रहा है सर, क्वेश्चन पेपर अभी तक देख के लग रहा है पेपर लेंथी है, क्योंकि हर क्वेश्चन में कैलकुलेशंस है, तो पेपर लेंथी है, शायद ही बच्चों का पूरा हो पाया होगा, ठीक। तो इसलिए सर मैं ये एडवाइस भी आपको आगे आने वाले बच्चों को जरूर दूंगा, प्लीज आप लोग जब भी रिवीजन करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो क्वेश्चंस को हाथ से करके जरूर देखना है। क्योंकि क्या होता है सर, एग्जाम टाइम जब एग्जाम टाइम पास आने वाला होता है तब हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। तब मैं भी एडवाइस नहीं करता कि एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तब आप ऑब्वियसली क्वेश्चन पढ़ोगे, सॉल्यूशन से वेरीफाई करोगे, यही इतना ही कर पाओगे। लेकिन जब आप स्टार्टिंग में रिवीजन कर रहे होते हो
तब प्लीज आपको क्वेश्चंस को जितना मैक्सिमम हो सके हाथ से सॉल्व करने हैं, उसी से स्पीड बनेगी आपकी, उसी से ही कॉन्फिडेंस आएगा। तो क्वेश्चन को सर हाथ से जरूर करके देखा करो, तभी आपकी स्पीड बनेगी, नहीं तो पेपर लेंदी होगा ही होगा, पेपर छूट जाएगा फिर आपका। ठीक, चलो अब देखते हैं सर डिपार्टमेंटल का क्वेश्चन ये क्या कहता है। पढ़ो जी। Messrs. V has two department X and Y. From the following particulars, prepare departmental trading account and consolidated trading account for the year 31 मार्च 21। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था डिपार्टमेंटल का, 10 नंबर का, आराम से हो जाएगा क्वेश्चन, इसमें कुछ भी खास पॉइंट नहीं है। स्टडी मैट में भी सेम क्वेश्चन है, हमारी बुक में भी आपको सेम क्वेश्चन मिलेगा, फिगर चेंज हो सकती है लेकिन बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। देख लेते हैं क्या है। डिपार्टमेंट एक्स और वाई, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है एट कॉस्ट पर, यहाँ पर तो कोई स्टॉक रिजर्व होगा ही नहीं क्योंकि ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पर है 140 और 108 का। परचेजेस दे रखी है दोनों की अलग अलग, ठीक है। कैरेज इनवर्ड दे रखा है, कैरेज आउटवर्ड दे रखा है। बताओ क्या नहीं लोगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय आपको कैरेज आउटवर्ड नहीं लेना, वेजेस ले लोगे और आप सेल्स ले लोगे, ठीक है जी। वेजेस सेल्स, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट्स है, ये वाला एरिया अगर आपको समझ में आ गया इजीली, ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, ये पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। क्या है, परचेज गुड्स ट्रांसफर्ड बाय डिपार्टमेंट वाई टू एक्स। देखो दो तरीके के गुड्स है, एक है परचेज गुड्स और एक है फिनिश गुड्स, ठीक। परचेज गुड्स ट्रांसफर्ड बाय डिपार्टमेंट वाई टू एक्स, वाई ने एक्स को 60,000 रुपए के सामान ट्रांसफर करा, तो वाई वाले कॉलम में इसको क्रेडिट करोगे और एक्स वाले कॉलम में इसे डेबिट करोगे। परचेज गुड्स ट्रांसफर्ड बाय एक्स टू वाई, तो एक्स वाले कॉलम में उसे क्रेडिट करोगे और वाई वाले कॉलम में इसे डेबिट करोगे, ठीक है। फिनिश गुड्स ट्रांसफर्ड बाय वाई टू एक्स, अगेन वाई वाले कॉलम में इसे क्रेडिट करोगे, एक्स में डेबिट करोगे, और फिनिश गुड ट्रांसफर्ड बाय एक्स टू वाई, एक्स में क्रेडिट और वाई में डेबिट। इतना काम करना है आपको ट्रेडिंग अकाउंट में। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है आपको परचेज गुड्स का भी और फिनिश गुड्स का भी। ये सारा काम करने के बाद आपका जीपी निकल जाएगा, आपका जीपी निकल जाएगा सेपरेट, डिपार्टमेंट वाइज आपका क्या निकल जाएगा, जीपी निकल जाएगा, लेकिन वो फाइनल जीपी नहीं है, ठीक। स्टॉक रिजर्व आपको हटाना पड़ेगा। आगे लाइन क्या कहता है, वो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, वो कहता है purchase goods have been transferred mutually at their respective departmental purchase cost and finished goods at departmental market price, and that 15% of finished goods at each department represent the finished goods received from other department। वो कहता है सर परचेज गुड्स जो है वो तो कॉस्ट पे ट्रांसफर कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉफिट ऐड नहीं किया जा रहा, बट फिनिश गुड्स को हम क्या कर रहे हैं, मार्केट प्राइस पर ट्रांसफर कर रहे हैं, जिसमें हर डिपार्टमेंट जो है वो क्या कर रहा है सर, अपना प्रॉफिट ऐड कर रहा है। प्रॉफिट रेशो आपको कैसे पता लगेगी, जीपी रेशो आप कैलकुलेट कर लोगे, उसको आपको पता लगेगी। और ये लाइन में क्या कहता है, वो कहता है हर एक डिपार्टमेंट के फिनिश गुड्स में पिछले डिपार्टमेंट से आया हुआ जो कंटेंट है वो कितना है, 15%। मतलब अगर मैं बात करूं इसकी, अगर मैं बात करूं 154 की, 154 क्या है सर, डिपार्टमेंट। अच्छा इसमें तो परचेज गुड्स में तो कोई स्टॉक रिजर्व है ही नहीं, सिर्फ यहां पर आपको स्टॉक रिजर्व निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व को आप क्या करोगे, एलिमिनेट कर दोगे, डेबिट कर दोगे कंसोलिडेटेड अकाउंट में। इसमें कैसे निकालोगे सर, एक्स के स्टॉक रिजर्व में, यानी कि आप बोलोगे सर 154 का 15%, इसमें से 15% कंटेंट तो वाई से आया है, जिस पर वाई ने कितना कमाया, तो आप क्या बोलोगे, वाइज जीपी रेशो यूज करके ये स्टॉक रिजर्व निकल जाएगा एक्स का। और वाई का कैसे निकलेगा, 120, जिसमें एक्स का कंटेंट 15% है और एक्स की जीपी रेशो, ये आपका स्टॉक रिजर्व निकल जाएगा। दोनों स्टॉक रिजर्व टोटल करके आप क्या करोगे, डेबिट करोगे कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट में, और फाइनल आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, 10 नंबर फ्री के नंबर है ये मेरे हिसाब से, अगर आपने डिपार्टमेंटल अच्छे से पढ़ा है तो। जो मैं हमेशा बोलता हूँ उसे जरूर करके जाना चाहिए, चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है और आसान भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है, जिसमें ब्रांच और डिपार्टमेंट था, ये क्वेश्चन सिंपल था, इसमें ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं थी एज कंपेयर टू अदर क्वेश्चंस, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन सर 20 नंबर का एक फुल फ्लैज क्वेश्चन है जो इन्होंने कंपनी अकाउंट्स के मिक्स करके क्वेश्चन पूछा, जिसमें आपका रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स भी है, बोनस भी है, सारी चीजें इन्होंने मिक्स कर दी। इस बार इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पूरा फुल फ्लैज क्वेश्चन नहीं पूछा, जनरली पूछ लिया जाता है, इस बार इन्होंने वो नहीं पूछा है। ठीक, प्लस इस बार इन्होंने सिंगल एंट्री का भी क्वेश्चन नहीं पूछा, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से भी बड़ा क्वेश्चन इन्होंने नहीं पूछा। एक लास्ट में इन्होंने 5 नंबर का क्वेश्चन डाल रखा है, अभी उस पर आते हैं। वो कहता है फॉलोइंग इज द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ आर लिमिटेड और 31 मार्च 21। ये आपको बैलेंस शीट दे रखे हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन लेंथी भी काफी था, इसमें आपको सब कुछ करना था, एंट्रियां भी डालनी थी, वर्किंग्स भी आपकी और बैलेंस शीट भी आपको बनानी है, तो ये एक लेंथी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक, पता नहीं सर बच्चों ने किया है या नहीं किया है। अगर मेरी बात मानोगे तो अगर आपके कंपनी अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ये कर सकते हो, अदरवाइज आपको ये लेंथी की वजह से अगर आप देखोगे तो छोड़ना पड़ेगा। अगर आपने क्वेश्चन किया होगा तो आपको सर मे बी लेंथी लग सकता है, पेपर आपका लेंथी हो सकता है। हमेशा मैं कहता हूं सर, एक तो लास्ट क्वेश्चन आपको जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन छोटा होता है, टाइम बचता है। बीच के जो क्वेश्चंस होते हैं पहले तो आपको करना ही करना है, और एक लास्ट क्वेश्चन जरूर करना चाहिए आपको। बीच के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें से आपको कोई चॉइस में छोड़नी चाहिए। चॉइस के 2 तरीके होते हैं, या तो जो आपको चैप्टर नहीं आता, जो आप ठीक से नहीं पढ़ के आए, उसका क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लो। अगर आपको लगता है कि भाई क्वेश्चन तो आसान है तो आप कर दो, और आपको लगता है कि नहीं आ रहा कुछ समझ में तो छोड़ दो। और अगर आप सब कुछ करके आए हो, सारी चीजें आती हैं आपको, तो फिर आपको लेंथी के पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको लंबा लग रहा है, जहां पर आपको लगता है कि टाइम कंज्यूम ज्यादा होगा, फिर आपको वो छोड़ना चाहिए। क्योंकि पेपर छूटना एक ज्यादा दुख देने वाली सिचुएशन है एज कंपेयर टू गलत होना। चीजें अगर गलत हो जाएंगी तो कोई बात नहीं सर, स्टेप मार्किंग आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर छूट गया तो वो ज्यादा परेशान करता है कि मेरा पेपर ही पूरा नहीं हो पाया। ठीक, तो पेपर आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए, तो स्पीड मेंटेन करके चलनी चाहिए आपको। ओके, ये बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटी दे रखी है, ऑथराइज कैपिटल दे रखी है 150, ये ऑथराइज कैपिटल दे रखी है, ये आपकी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की ऑथराइज कैपिटल है। इशूड कैपिटल से काम करेंगे हम। 90,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, 9 लाख की इक्विटी कैपिटल है। 15,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, 15 लाख की आपकी प्रेफरेंस कैपिटल है। रिजर्व एंड सरप्लस में इन्होंने एसपीआर डाल रखा है और जनरल रिजर्व दे रखा है। Then you have P&L account. Then you have 9% debentures of 100 each. Then you have creditors of 2,12,500. ठीक है। एसेट्स में आपके पास पीपीई है, इन्वेस्टमेंट्स है, डेटर्स है और कैश एंड बैंक बैलेंस है। ठीक है, नॉर्मल है, बैलेंस शीट में कोई ऐसी आइटम आपको अजीब सी आइटम नहीं दिख रही है। आगे देखते हैं। इन एजीएम हेल्ड ऑन 15 मई 2021 company passed the following resolutions to redeem 10% preference share at a premium of 5%। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर देंगे हम 5% प्रीमियम पे, तो रिडेम्पशन की एंट्रीज आपको आती है, सीआरआर आप बना लोगे। ठीक, सीआरआर बन जाएगा, कोई इशू वाली दिक्कत है नहीं हमें। ओके, उसके बाद टू रिडीम 9% debentures by making offer to debenture holders to convert their holding into equity share of 40 per share or accept cash on redemption। वो कह रहा है हम 9% debentures को क्या कर रहे हैं, कुछ डिवेंचर्स को तो हम कन्वर्ट कर देंगे, ई शेयर दे देंगे, 40 रुपए का शेयर दे देंगे, और कुछ को हम क्या बोल रहे हैं भाई कैश ले लेना। ठीक, हमने ऑफर निकाला है कन्वर्जन का भी। टू इशू fully paid bonus shares in the ratio of 1 equity share of every 3 held on 31 मार्च 21। ध्यान रहे, वो कह रहा है 31 मार्च 21 को हमने बोनस भी निकाला है, 31 मार्च 21 को हमने बोनस निकाला है, हेल्ड ऑन 31 मार्च 21। ध्यान रहे कि भाई इस डेट पे जितने भी शेयर्स हैं, इस डेट पे जितने भी शेयर है 90,000, इन्हीं को ही बोनस मिलेगा। कन्वर्ट होने के बाद भाई डिबेंचर से शेयर कन्वर्ट होने के बाद जो आएंगे उनको बोनस नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, हेल्ड ऑन 31 मार्च 21 बोला है। समझ रहे हो ना। Then redemption of preference shares and debenture will be paid through company's cash and bank balance subject to leaving minimum bank balance of 2 लाख। वो कह रहा है प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर होल्डर्स को हम जो पेमेंट करेंगे वो बैंक से कर देंगे और 2 लाख रुपए बैंक में हम छोड़ भी देंगे। टू इशू sufficient number of equity share at 40 per share as to required to finance the redemption of preference shareholder and debenture holders। वो कह रहा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर्स को पे करने के लिए जितना भी पैसा कम पड़ेगा उतने हम और शेयर इशू कर देंगे 40 रुपए के हिसाब से। अभी हम ये भी चेक कर लेंगे। 5 जून को इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड फॉर 16,80,000 एंड प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम, कि भाई इन्वेस्टमेंट बेच दिया और प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर दिया। 30% ऑफ डिवेंचर होल्डर, थोड़ा डेट्स का भी आपको ध्यान रखना है, 30% ऑफ डिवेंचर होल्डर एक्साइज देयर ऑप्शन टू एक्सेप्ट द कैश एंड देयर क्लेम्स वर सेटल ऑन 1 अगस्त 2021। वो कह रहा है जो डिवेंचर होल्डर है उसमें 30% डिवेंचर होल्डर कैश लेके जाएंगे, मतलब उनको आप रिडेम्पशन करोगे, उनको रिडीम करोगे, बाकियों को कन्वर्ट कर देना।
और 1 अगस्त को उनकी पेमेंट होगी, तो 1 अगस्त तक का इंटरेस्ट भी आपको पे करना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना आपको। बोनस इशू वाज कंक्लूडेड बाय 10 अगस्त, बोनस इशू की एंट्री डाल देना। सीआरआर जो आप बनाओगे सीआरआर से बोनस डाल देना। You are required to journalize the above transaction including cash transaction and prepare balance sheet on 31 मार्च 21। All the notes should form part of your answer। बड़ा क्वेश्चन है सर, आपको अच्छे से प्रेजेंट करना पड़ेगा। ओके ठीक है जी। अब इसमें अगर हम देखें कि भाई शेयर्स कितने इशू रहे हैं, तो एक वो कैलकुलेशन हम चेक कर लेते हैं। देखो बैंक बैलेंस कितना है 542,500, 2 लाख रुपए आपको छोड़ने हैं, तो कितना बैंक बैलेंस बचा आपके पास 3,42,500। और देखो इन्वेस्टमेंट हमने बेच दी, इन्वेस्टमेंट हमने कितने की बेच दी 16,80,000 रुपए की बेच दी, 16,80,000 की इन्वेस्टमेंट बेच दी, तो कैश आ गया। और तो टोटल कितना कैश हो गया मेरे पास -1680, 13,37,500, 13,37,500। ये क्या करा हमने 342,500 प्लस 20,22,500, 20,22,500 का मेरे पास कैश हो गया। ठीक, अब मुझे करनी है पेमेंट्स। अब मुझे क्या करनी है पेमेंट्स। सबसे पहले सर डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करना है, तो इंटरेस्ट की एंट्री डाल देते हैं। देखो डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करना है, सारे चाहे वो कन्वर्ट हो चाहे कुछ भी हो, इंटरेस्ट तो सबको पे करोगे। तो 750 का 9% कितने महीने का भाई, ये बैलेंस शीट आपको मार्च में दे रखे और अगस्त में आप उनकी पेमेंट कर रहे हो, अगस्त में आप उनकी पेमेंट या कन्वर्जन वगैरह कर रहे हो, तो कब तक का इंटरेस्ट दोगे आप उन्हें। हाँ जी, कब तक का इंटरेस्ट दोगे, जनवरी मार्च था ना, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने का इंटरेस्ट दोगे। तो 750 का 9% इंटू 4/12, 1407 का इंटरेस्ट भी जाएगा। क्या मैं ठीक निकल रहा हूं। हाँ जी, कुछ इंटरेस्ट भी पे हो जाएगा। अब आप इंटरेस्ट आप चेक कर लेना कैलकुलेट करके, मैं अभी यहाँ लिख देता हूँ, आप चेक कर लेना, निकल जाएगा। मे बी मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। ठीक, अब ये सारी चीजें करने के बाद अब आपको देखो पेमेंट कितनी कितनी करनी है। देखो ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए आपको कि जब भी आपको फाइनेंस के लिए भाई पैसा कम पड़ रहा है, उसके लिए आपको शेयर इशू करने पड़ेंगे, तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि पेमेंट कितनी करनी पड़ रही है और शेयर का इशू प्राइस कितना है वो देखना है आपको। ठीक, अब देखो पेमेंट कितनी करनी है आपको। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करोगे 5% प्रीमियम पे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा कितना है 15 लाख रुपए, तो 15 लाख का 5%, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा जाएगा 15,75,000। प्रेफरेंस शेयर को जाएगा पैसा 15,75,000। डिबेंचर होल्डर्स को कितना पैसा जाना है सर, डिबेंचर होल्डर्स में 30% क्या करेंगे कैश एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो डिबेंचर होल्डर्स 750 का 30%, 2,25,000, तो 2,25,000 उनको जाना है डिबेंचर होल्डर को। तो टोटल देखो कितना जाना है 15,75 प्लस 18 लाख। सर पैसा तो बहुत है आपके पास, 20,22,500। ये देखो 20,22,500 है और पेमेंट कितनी करनी है 18 लाख की करनी है, तो पैसा तो है, सफिशिएंट पैसा है, तो आपको शेयर इशू करने की रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं होगी क्वेश्चन में। मेरे हिसाब से सर शेयर इशू करने की रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं होगी। अब पता नहीं एग्जामिनर ने ऐसा क्यों बना दिया इस पॉइंट को, कोई बात नहीं, हो सकता है सर बच्चा कंफ्यूज हो इस वजह से तो बना दिया होगा। तो ये मैं पॉइंट कह सकता हूं, यहां पर थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, क्योंकि मेरे हिसाब से शेयर इशू नहीं हो रहे हैं। ठीक, तो 18 लाख रुपए आराम से आपके पे हो जाएंगे। बस ये वाली अगर आप एंट्री डाल लेते हो, पीएल वगैरह से चीजों को राइट ऑफ करने की, इंटरेस्ट को राइट ऑफ करना है, प्रीमियम को राइट ऑफ करना है। अच्छा एसपीआर दे रखा है तो सिक्योरिटी प्रीमियम से आप प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को भी राइट ऑफ करोगे। ये सारी चीजें अगर आप राइट ऑफ करने के मतलब सारी एंट्री प्रॉपर डाल देते हो और उसके बाद आप बैलेंस शीट बना देते हो, तो सर आपको नंबर मिल जाएंगे। अगर किसी ने अटेम्प्ट किया होगा ठीक तरीके से भी, तो लगभग 15-16 नंबर वो स्कोर कर लेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है जी, क्लियर है बात। हाँ जी, तो एक ये क्वेश्चन था आपका 20 नंबर का कंपनी अकाउंट्स का मिक्स क्वेश्चन। ओके, उसके बाद सर क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान था। इसमें आपका 12 नंबर का तो प्री एंड पोस्ट पूछा और 8 नंबर का इन्होंने हायर परचेज पूछा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन। तो 12 नंबर का प्री एंड पोस्ट मतलब ये लगा लो कि आपको भगवान के आगे हाथ जोड़ लेनी चाहिए
कि भाई 12 नंबर का प्री एंड पोस्ट पूछ लिया, सिंपल क्वेश्चन है। एक दो पॉइंट्स हैं जो थोड़े से आपको नए लगेंगे पॉइंट्स, बट सिंपल है। क्वेश्चन भी नया है या ऐसा क्वेश्चन हमने देखा नहीं है, बट हाँ इस टाइप के क्वेश्चन हमने जरूर करे हुए हैं। वो कहता है पीक लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई 2020 टू टेक ओवर द एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑफ रिच एंड कंपनी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। तो ये आपका सर टाइम रेशियो बन जाएगी 3 महीने प्री के और 9 महीने पोस्ट के, तो 1:3 की आपकी यही हो रहा है ना, अप्रैल मई जून, हाँ 3 और 9, 1:3 की आपकी टाइम रेशियो। डेट ऑफ क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट से 31 मार्च 21। टोटल सेल है 75 लाख की, जीपी है 10% ऑन सेल्स, तो जीपी कितना हो गया आपका 7,50,000। यहां से आप ये खर्चे एलोकेट करके माइनस करते रहना, ठीक है जी। बताओ कैसे कैसे। हाँ जी, सेलमैन कमीशन, सेल्समैन कमीशन 30,000 किस में जाती है सर, सेल रेशो। डिस्काउंट अलाउड सेल रेशो, कैरेज आउटवर्ड सेल रेशो, फ्री सैंपल सेल रेशो, आफ्टर सेल सर्विस चार्ज, ये नया पॉइंट है शायद आपने कहीं नहीं देखा होगा बट सिंपल है, सेल रेशो। डायरेक्टर फीस पोस्ट में, ऑडिटर फीस स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ कंपनी, ये पोस्ट का खर्चा। टैक्स ऑडिट फीस टू चार्टर्ड अकाउंटेंट सेल रेशो। सैलरी टू जनरल स्टाफ टाइम रेशो। फॉर्मेशन एक्सपेंस, ये भी नया पॉइंट है, फॉर्मेशन मतलब कंपनी फॉर्म करने का खर्चा, कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का खर्चा पोस्ट में। रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, इसके लिए कुछ पॉइंट है, रेंट के लिए हम एक्चुअल ले लेंगे जो पॉइंट होगा। जनरल एक्सपेंस टाइम रेशो। डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी टाइम रेशो भी बोल सकते हो, पोस्ट भी बोल सकते हो, दो पॉइंट्स हैं इसमें। आप अगर नोट दे दो, अगर आप नोट दे दो कि भाई हम एज्यूम करते हैं कि जो डोनेशन है वो कंपनी ने पे करी है तो पोस्ट में जाएगा, और अगर आप कुछ भी नहीं लिखते तो टाइम रेशो भी ठीक माना जाएगा, ठीक, दोनों ही चीज ठीक है, टाइम रेशो भी ले सकते हो, पोस्ट भी ले सकते हो। जनरल ट्रैवलिंग एक्सपेंस टाइम रेशो, ठीक। उसके बाद सेल रेशो बता रहा है, सेल पर मंथ फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर वर हाफ ऑफ व्हाट दे वर इन द लेटर हाफ ईयर, ठीक है। तो आप कैसे करोगे कि भाई पहले 6 महीने की जो सेल है वो है 0.5x इंटू 6 और अगली है x इंटू 6। अब आपका जो प्री और पोस्ट का जो सेल रेशो निकलेगी वो कैसे निकलेगी कि सर प्री पीरियड में पहले ये 3 महीने कवर होते हैं, तो 0.5x इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपका 1.5x। और पोस्ट, ये सारा पोस्ट है, पोस्ट में कितना आएगा 0.5x इंटू 3 प्लस 6x, तो ये हो जाएगा 7.5x। तो 1.5 इज टू 7.5, ये आपकी टाइम रेशो आएगी और सेल रेशो आएगी। 1.5 इज टू 7.5 और रिड्यूस कर लेना अपने हिसाब से, तो ये जाएगी मेरे ख्याल से 1:5 हो जाएगी ना, 1:5 हो जाएगी सेल रेशो, ठीक। रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग वाज पेड 2,000 पर मंथ अप टू 30 सितंबर एंड देयर आफ्टर इट वाज इंक्रीज बाय 500 पर मंथ। वो कह रहा है सर 30 सितंबर तक तो 2,000 पर मंथ था, ठीक। तो प्री पीरियड का रेंट कितना हो गया, प्री पीरियड का रेंट कितना हो गया 2,000 पर मंथ, यानी कि 2,000 इंटू 3। और पोस्ट का कितना होगा, पोस्ट का होगा सर 2,000 इंटू 3 तो रहेगा ही रहेगा, और उसके बाद 6 महीने के लिए कितना हो गया 2,500 हो गया इंटू 6, तो ये हो जाएगा 6,000 प्री पीरियड का रेंट, और उसके बाद का रेंट हो जाएगा 6 2500 इंटू 6 प्लस 6 21,000, 21 और 1 21 और 6 27,000। देखो 27 ही है रेंट का खर्चा, 27 ही है, हो गया एलोकेशन इसकी भी। Prepare the statement showing pre-incorporation and post-incorporation for the 31 March and also compute the amount to be transferred to capital reserve। capital reserve में कौन सा जाता है सब, pre-incorporation profit जो होता है वो आपका capital reserve में जाएगा, हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 12 नंबर का ये आसान क्वेश्चन था। अगला सर हायर परचेज का 8 नंबर का, ये भी आसान क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नहीं है, आओ देख लेते हैं। ABC Limited acquired a machine on a hire purchase from P Limited with the term of payment is 4 equal annual installment, ठीक है 4 इंस्टॉलमेंट है। एनुअल इंस्टॉलमेंट इज, ये लाइन अच्छी है वजह इसमें ना, एनुअल इंस्टॉलमेंट इज कमेंसिंग फ्रॉम द डेट ऑफ एग्रीमेंट साइंड बाय बोथ पार्टीज। ध्यान रहे, वो कहता है एनुअल इंस्टॉलमेंट कब से स्टार्ट हो रही है, जब दोनों ने एग्रीमेंट साइन कर लिया। मतलब वो कह रहा है एनुअल इंस्टॉलमेंट डे 1 से स्टार्ट हो रही है, मतलब पहली डाउन पेमेंट भी है इसमें, पहली डाउन पेमेंट भी है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद कहता है पेमेंट ऑफ एनुअल इंस्टॉलमेंट इज 25,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, इंटरेस्ट इज चार्ज एट 25%, ठीक है 25% का इंटरेस्ट है।
एंड इज इंक्लूडेड इन द एनुअल इंस्टॉलमेंट। ये आपको ईएमआई का अमाउंट दे रखा 25,000 रुपए, तो 25,000 की आपकी डाउन पेमेंट है और अगली 3 इंस्टॉलमेंट भी आपकी 25,000 रुपए की है। ABC Limited could not pay the third annual installment and declared purchaser defaulted, whereupon P Limited act to repossess the machinery। भाई उसने क्या करा, कुड नॉट पे द तीसरी इंस्टॉलमेंट उसने पे नहीं करी और वेंडर ने क्या करा, गुड्स को रिपोसेस कर लिया। यहाँ पर मल्टीपल गुड्स नहीं है, एक ही गुड्स है, तो आपके दोनों अकाउंट क्लोज हो जाएंगे, किसी में कोई बैलेंस बचने वाला नहीं है। ABC Limited is providing depreciation on machinery at the rate of 20% per annum on diminishing balance method. You are required to prepare machinery account and P Limited account in the books of ABC Limited. Working notes will form part of your answer। अब देखो यहाँ पर हायर वेंडर कितने में वैल्यू गुड्स लेकर जा रहा है उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है और वो दे भी नहीं रखा। क्यों? क्योंकि सर बैलेंस कुछ बचेगा ही नहीं, बैलेंस कुछ बचेगा ही नहीं, जो भी वैल्यू आ रही होगी उतने में ही वो गुड्स लेकर जा रहा है, तो उतनी वैल्यू से ही आप मशीनरी अकाउंट को भी क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, अकॉर्डिंगली आपका प्रॉफिट और लॉस ऑन रिपोजिशन निकल जाएगा। सिंपल है। कैश प्राइस आपको निकालना पड़ेगा। कैश प्राइस कैसे निकालते हैं सर, फोर्थ इंस्टॉलमेंट है तो कैसे निकालोगे, पहले आप करते होगे 25,000 डिवाइडेड बाय 1.25, तो ये फोर्थ इंस्टॉलमेंट पे आ जाएगा अमाउंट आपका डिवाइडेड बाय 1.25, कितना आ गया 20,000 रुपए। फिर थर्ड पे कैसे निकलता है कैश प्राइस कि भाई 25 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 1.25, तो ये हो जाएगा 36। ठीक है। सेकंड पे हो जाएगा आपका 36 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 1.25, 48,800। ठीक। और फर्स्ट तो आपकी सर डाउन पेमेंट ही थी 25, तो उसमें कोई इंटरेस्ट एलिमेंट होगा ही नहीं, तो 48,800 में ये 25,000 सीधा सीधा जोड़ दोगे आप। कि भाई 48,800 प्लस 25,000, तो ये आएगी आपकी 73,800 का कैश प्राइस आएगा। एक बार आप चेक भी कर लेना, मेरे हिसाब से 73,800 का कैश प्राइस आ रहा है। ठीक। अकॉर्डिंगली आपको क्या क्या बनाना है, मशीनरी अकाउंट बनाना है और पी लिमिटेड अकाउंट बनाना है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, आसान ही है, थोड़ा कैलकुलेटिव जरूर है लेकिन आसान है। बोलो 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 बोलो। ठीक है जी, ओके। तो ये आपका प्री एंड पोस्ट और हायर परचेज। नाउ कम टू 6th क्वेश्चन, जो सर जरूर करना चाहिए, इसमें इंटरनल चॉइस भी होती है तो वैसे ही कर लेना चाहिए आपको ये क्वेश्चन। ठीक। अब पहला क्वेश्चन सर इन्होंने फ्रेमवर्क के चैप्टर में से पूछा। फ्रेमवर्क में सर इन्होंने क्या करा है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा है और कुछ नहीं है सर, जो बचपन में आप अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ते थे ना, वो अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर इन्होंने क्वेश्चन डाला है। असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस इक्विटी, वो क्वेश्चन डाला है। क्या कहता है, मिसेस ए इज शोइंग द कंसोलिडेटेड एग्रीगेटेड ओपनिंग बैलेंस ऑफ इक्विटी लायबिलिटी एसेट्स एज फॉलोज, कि उसकी इक्विटी है 6 लाख की, लायबिलिटी है 4 लाख की, एसेट्स है 10 लाख के। ड्यूरिंग द करंट ईयर ए हैज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, ये उसकी कुछ ट्रांजेक्शन है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ द इफेक्ट ऑफ अफोरसेड ईच ट्रांजेक्शन ऑन द क्लोजिंग बैलेंस शीट इन द फॉर्म ऑफ एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी। इस फॉर्म में आपको दिखाना है कि सर एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी। इस फॉर्म में आपको हर एक ट्रांजेक्शन का इफेक्ट दिखा देना है। जैसे अच्छा, इसमें वैल्यू भी दे रखी है आपको, एसेट है आपके पास 10 के, लायबिलिटी आपके पास 4 की और इक्विटी आपके पास 6 की। अब हर एक ट्रांजेक्शन का इफेक्ट आप दिखाते चले जाओ और कोई दिक्कत थोड़ी ना। जैसे रिसीव्ड 20% डिविडेंड ऑन 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 110 ईच, तो 20% डिविडेंड मिला, 10,000 इंटू 10 का 20%, 20,000 का डिविडेंड मिला। इससे होगा क्या सर, 20,000 का डिविडेंड एक तो एसेट में जुड़ जाएगा और प्लस आपकी इक्विटी में भी जुड़ जाएगा, दोनों में ऐड हो जाएगा। यहां पर इफेक्ट दिखा दोगे आप। ठीक। फिर वो कहता है 70,000 इज पेड टू क्रेडिटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ 90,000। एक तो क्रेडिटर कम हो गए, 4 लाख में से 90,000 तो यहां कम कर दिया आपने, 4 लाख में से 90,000 आपने यहां खत्म कर दिए। ठीक। और 90 नहीं, 70 गलती बोल दी मैंने। हाँ, 70,000 के क्रेडिटर्स आपने यहां खत्म कर दिए, आपका 90,000 का एसेट खत्म हो गया और आपको क्या हो गया यहां पर सर 20,000 का प्रॉफिट हो गया, तो वो इक्विटी में ऐड हो जाएगा। भाई 90,000
कि क्रेडिटर्स को आपने 70 पे करे तो 20,000 का फायदा हो गया ना, तो वो आप यहाँ पर क्या करोगे, इक्विटी में ऐड कर दोगे। सैलरी पेंडिंग बाय 20,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो एक तो आपकी लाइबिलिटी में ऐड हो जाएगा और आपके लिए एक्सपेंस है तो इक्विटी में भी, सॉरी इक्विटी में से आपका लेस हो जाएगा। इक्विटी में आपका लेस हो जाएगा, ठीक है। मिस्टर ए ड्राइंग 20,000 फॉर हिज पर्सनल यूज, ड्राइंग्स करी है उसने। ड्राइंग्स करने से क्या होगा सर, एक तो हमारा एसेट कम हो जाएगा, एसेट कम हो जाएगा और हमारी इक्विटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, कर लेना है तो सिंपल सा क्वेश्चन है 5 नंबर का, बेहद आसान क्वेश्चन। उसके बाद इन्होंने पूछा सर 5 नंबर का मैनेजरियल रेम्यूनरेशन इफेक्टिव कैपिटल शेड्यूल 5 के ऊपर क्वेश्चन डाला इन्होंने, ठीक। इफेक्टिव कैपिटल की लिमिट्स वगैरह को आप चेक कर लेना। इसमें आपको पेड अप कैपिटल, पहले इफेक्टिव कैपिटल निकाल ही लेना, पेड अप कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऐड हो जाएगी, रिजर्व्स, सारे रिजर्व्स ऐड हो जाएंगे आपके, सिक्योरिटी प्रीमियम भी ऐड हो जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन्स भी ऐड हो जाएंगे आपके, डिपॉजिट्स रीपेबल आफ्टर 1 ईयर ये भी ऐड हो जाएगी आपकी, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, एप्लीकेशन में ये नहीं आती सर आपकी, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट ये नहीं आएगी आपकी, एक्यूमुलेटेड लॉसेस रिटर्न ऑफ ये आपके माइनस हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट माइनस हो जाएंगी आपकी, ठीक है। तो ये आपको इफेक्टिव कैपिटल निकल जाएगी। आगे क्या कहता है, मिस्टर एक्स लिमिटेड हैज ओनली वन, थोड़ा आपको ब्लर दिखेगा तो देख लेना, एक्स लिमिटेड हैज ओनली वन होल टाइम डायरेक्टर, मिस्टर वाई, you are required to calculate the amount of maximum remuneration that can be paid to him if no special resolution is passed in the general meeting for the repayment of remuneration for a period not exceeding 3 year। देखो ये पॉइंट इन्होंने क्या बोला है कि भाई अगर उन्होंने एसआर पास नहीं करा तो वो कितनी रेम्यूनरेशन पे करेंगे, तो जो इफेक्टिव कैपिटल आएगी उसके हिसाब से लिमिट को चेक करके आपको देखना है। अगर एसआर पास कर देते तो क्या रेगुलेशन आती है, आप रेम्यूनरेशन मैक्सिमम डबल भी कर सकते हो, ठीक। तो आप ये देख लेना, जो आपकी इफेक्टिव कैपिटल आएगी उसमें स्लैब जो होता है, स्लैब के हिसाब से आपको पता लग जाएगा। नॉर्मल है क्वेश्चन। व्हाट इज मेंट बाय मेजरमेंट, अब कोई थ्योरी नहीं करके क्या होगा तो ये क्वेश्चन छोड़ देगा, ये भी फ्रेमवर्क से इन्होंने क्वेश्चन पूछा। मेजरमेंट क्या होता है सर, मेजरमेंट एक क्राइटेरिया होता है, अगर आपको याद हो तो मैंने आरटीबी डिस्कस करते हुए क्वेश्चन करवाया था आपको। मेजरमेंट बेसिस होता है सर, मेजरमेंट के बेसिस पर हम देखते हैं कि भाई हमारे एसेट्स और लायबिलिटी की क्या वैल्यूएशन रहेगी, हम किस वैल्यू पे उसको लेकर जाएंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। बेसिस ऑफ मेजरमेंट क्या होते हैं, बेसिस ऑफ मेजरमेंट से 4 होते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट, कि भाई हिस्टोरिकल कॉस्ट एसेट्स की क्या होती है, जिस प्राइस पर हमने उसे परचेज किया है, ठीक। लायबिलिटी की क्या होती है, जिस वैल्यू पे वो रिकॉग्नाइज करी है इनिशियली। उसके बाद होती है सर हिस्टोरिकल कॉस्ट के बाद करंट कॉस्ट। करंट कॉस्ट मतलब अगर सेम एसेट को मैं आज बाजार में खरीदने जाऊं तो कितने का मिलेगा, या मैं लायबिलिटी को आज ही अगर पे कर दूंगा इग्नोरिंग द डिस्काउंटिंग फैक्टर तो मुझे कितने देने पड़ेंगे। रियलाइजेबल वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू मतलब अगर मैं अपने एसेट को आज मार्केट में सेल कर देता हूं तो उससे कितना पैसा फेच होगा, पैसा मिलेगा। और अगर मैं लायबिलिटी को आज सेटल करता हूं तो आज मुझे इमीडिएटली कितने पे करने पड़ेंगे, वो रियलाइजेबल वैल्यू होती है। प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है सर, मेरे को एसेट्स की प्रेजेंट वैल्यू अगर निकालनी है तो मैं देखूंगा कि मेरे को एसेट से फ्यूचर में कितने बेनिफिट्स हो सकते हैं, कितने कैश इनफ्लोज आ सकते हैं, उन सबको डिस्काउंट करके मेरी प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी। लायबिलिटी के लिए उल्टा चलेगा कि लायबिलिटी में मेरे कितने आउटफ्लोज हो सकते हैं, उनकी आज प्रेजेंट वैल्यू क्या है, वो हमारा प्रेजेंट वैल्यू है। तो ये 4 मेजरमेंट बेसिस होते हैं जो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताने थे। कोई बात नहीं, अगर आपको थ्योरी नहीं आती होगी तो ये आप क्वेश्चन छोड़ भी सकते थे, ठीक। उसके बाद इन्होंने सर ये दोनों क्वेश्चन आगे के आसान है। कंपनी हैज इशूड 25,000 12% डिबेंचर ऑफ 100 each on 1st April 18. The debenture were due for redemption on 1st July 2020. ठीक है। The terms of issue of debenture provided that they will be redeemable at a premium of 5% and also conferred option to convert 20% of their holding into equity share. ठीक, कि भाई एक तो उनकी 5% पे रिडेम्पशन होनी है और also convert option to convert 20% ऑफ देयर होल्डिंग इनटू इक्विटी शेयर, कि वो 20% अपनी होल्डिंग को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा सकते हैं, सारे नहीं 20% जो उनके पास डिबेंचर है उसका 20% ही वो क्या कर सकते हैं, शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हैं। और एक शेयर का इशू प्राइस है 20 रुपए का, नॉमिनल वैल्यू है 10 रुपए की, मतलब 10 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम भी है। डिबेंचर्स होल्डर्स होल्डिंग 5,000 डिबेंचर डिड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन, वो कह रहे 5,000 डिबेंचर होल्डर ने ऑप्शन कन्वर्जन का ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया। Calculate the number of equity share to be allotted to the debenture holder exercising the option to the maximum, कि मैक्सिमम हम कितने शेयर इशू करेंगे। निकाल सकते हो आप यहाँ पे से कि सर 25,000 में से 5,000 ने तो मना ही कर दिया, बचे कितने 20,000। अब 20,000 में से
हाँ, 20,000 का 20%, 20,000 का आप क्या करोगे सर, 20% उन्हें दोगे, 20% आप उन्हें क्या दोगे, इक्विटी शेयर दोगे। तो 20,000 का 20% कितना हो गया सर, 4,000। तो 4,000 को आप क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे। इशू प्राइस है 20, तो 4,000 को आपको कितने पैसे पे करने हैं, 4,000 को आपको कितने पैसे पे करने हैं सर, 4,000 वालों को आपको कितने पैसे पे करने हैं बताओ ना सर, 4,000 वालों को आपको 5% प्रीमियम के हिसाब से पे करने हैं, और इशू प्राइस है 20, तो अकॉर्डिंगली आपके क्या निकल जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स जो आप इशू करोगे वो आपके निकल जाएंगे। नॉर्मल क्वेश्चन है, कर सकते थे आप, स्टडी मैट का क्वेश्चन है, बुक में मिल जाएगा आपको, आराम से मिलेगा, ठीक। और उसके बाद ये इन्होंने सिंगल एंट्री का बेसिक कैलकुलेशंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, देखते हैं क्या है। कंपनी सोल्ड 20% ऑफ गुड्स ऑन कैश बेसिस एंड बैलेंस ऑन क्रेडिट बेसिस। वो कह रहा है 20% गुड्स कैश में और बाकी क्रेडिट में, मतलब 80% क्रेडिट है। डेटर्स आर अलाउड 1.5 मंथ्स क्रेडिट एंड देयर बैलेंस ऑन 31 मार्च 21 इज 150, ठीक है। 150 इनका क्लोजिंग बैलेंस है और उनका क्रेडिट पीरियड कितना है, 1.5 मंथ्स है। तो यहां से मेरी क्रेडिट सेल निकल जाएंगी कैसे, 150 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 12 करते हो, तो 12 लाख की मेरी क्या आ गई सर, क्रेडिट सेल्स आ गई, 12 लाख की क्रेडिट सेल आ गई। इसको अगर मैं 80% से डिवाइड कर दूं तो मेरी ये क्रेडिट सेल्स हो गई, और टोटल सेल्स कितनी है मेरी, 15 लाख। तो एक तो क्रेडिट सेल मांगा 12 लाख, टोटल सेल हमारी 15 लाख, और बाकी हमारी कैश सेल्स थी। जीपी निकालना है, जीपी निकालना है तो आप ट्रेडिंग अकाउंट भी बना सकते हो, ये लोग ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं। ट्रेडिंग में ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये डालने हैं। अब इनकी वैल्यू भर देते हैं। सेल्स हमारे पास आ गई सर 15, क्लोजिंग स्टॉक के लिए क्या कहता है वो कि सर क्लोजिंग स्टॉक इज 10,000 लेस देन ओपनिंग स्टॉक। तो अगर मेरा ओपनिंग स्टॉक है x, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, 10,000 लेस देन ओपनिंग स्टॉक, तो x माइनस 10,000। एवरेज स्टॉक है 60,000, एवरेज स्टॉक कैसे निकलेगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ये हमें दे रहेगा 60,000। तो यहां से आप x निकाल लो, कैसे सॉल्व करोगे, 120 माइनस 110, तो x कितना आएगा 110, 55 आता है x। तो ओपनिंग स्टॉक है 55,000 और क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया 45,000। उसके बाद परचेज है 950, डायरेक्ट एक्सपेंस है 35, तो जीपी आपको निकालना है माइनस 5,05,000 का जीपी है, ठीक। बाकी आप देख लेना जो भी कैलकुलेशंस आपने करी होंगी। तो सर ये था आपका पेपर, दिस वाज योर पेपर। तो अगर आप मुझसे सर ओवरऑल व्यू पूछो पेपर के ऊपर, तो सर पेपर के ऊपर मैं यही आपको बोलूंगा, पेपर एवरेज था, पेपर आसान नहीं था, मुश्किल भी नहीं था, एक एवरेज था, ठीक। लेकिन पेपर सारा का सारा कंसेप्चुअल था। अगर आपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़े हुए हैं काम बन जाएगा। बार बार सर यही बोल रहा हूं मैं, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, आगे भी आपको पेपर्स देने हैं, कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो। चीजें रटने वाला टाइम खत्म हो चुका है, अब कोई रट्टाफिकेशन नहीं चलती है। इंस्टीट्यूट ने लास्ट अटेम्प्ट से ही क्या करा था, लास्ट अटेम्प्ट में उन्होंने पेपर पैटर्न को काफी चेंज किया था। तो लास्ट अटेम्प्ट से इंस्टीट्यूट को ने देख लिया कि बच्चा रटता है, तो उन्होंने रटने वाली चीजें ही खत्म कर दी। अब पेपर थोड़े सर ट्रिकी आते हैं, तो आपको ट्रिकी पेपर के लिए अपने आप को तैयार करना है। प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन कॉन्सेप्चुअल प्रैक्टिस चाहिए। खाली क्वेश्चंस करने से आपकी काम नहीं बनने वाला, बिल्कुल नहीं बनने वाला। तो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपको पूरा पूरा ध्यान देना है, ठीक है जी। यहां पर अगर आप मुझसे पूछोगे तो सर मेरे हिसाब से क्वेश्चन 1 जो था एएस का जो क्वेश्चन था वो एवरेज था, वो तो आपको करना ही करना था। एक मुझे जो मजेदार क्वेश्चन लगा वो मुझे क्वेश्चन नंबर 2 लगा, 2 में इंश्योरेंस क्लेम वाला पोर्शन लगा। उसके बाद 3 ब्रांच डिपार्टमेंटल, ये बहुत आसान था। 4th ठीक था, 4th लेंदी है, मुश्किल नहीं है, 4th क्वेश्चन लेंदी है। 5th की अगर आप बात करो, 5th तो सर सिंपल था, 5th में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। 6th भी सिंपल था। तो अगर आपको क्वेश्चन छोड़ना होता तो या तो अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम इन्वेस्टमेंट में दिक्कत आ रही है तो वो छोड़ सकते थे, या फिर आप वो 20 नंबर वाला क्वेश्चन कंपनी अकाउंट्स का छोड़ सकते थे। अदरवाइज पेपर में कुछ भी नहीं है, अदरवाइज सारा पेपर आपको करना चाहिए था। अगर आपने इसके अलावा कुछ छोड़ा है तो सर आपने गलती करी है,
वो आपने गलती करी, आपने अपने नंबर गंवाए हैं फिर। ठीक, तो थोड़ा सा स्ट्रेटजी, स्मार्ट वर्क एंड लॉट्स ऑफ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, अगर आप ये सारी चीजें रखते हो, आप आराम से सीए निकाल लोगे, आराम से पेपर क्लियर करोगे, अच्छे नंबरों के साथ क्लियर करोगे। ठीक है जी, चलो अब बाकी देखते हैं सर इंस्टीट्यूट क्या सजेस्टेड देता है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपके ज्यादा से ज्यादा अच्छे नंबर आए। बाकी अच्छे से अपनी तैयारी करो, टेंशन वेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, रिलैक्स होकर काम करना है। अगर आपके पेपर अच्छे नहीं हुए, अगर आपको लगता है कि सर हमें और मेहनत करनी चाहिए, तो सर अब टाइम मत खराब करो, दोबारा लग जाओ, दोबारा स्टडीज के ऊपर लग जाओ। ठीक, चलो तो मिलेंगे हम सर फिर किसी दिन। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।